ये टकराव केवल दो देशों के बीच नहीं है, ये एक विचारधारा, एक भू राजनीतिक संतुलन और एक परमाणु शक्ति के नियंत्रण की लड़ाई है। अगर यह संतुलन टूटा तो इसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट पर नहीं, पूरी दुनिया पर पड़ेगा। 13 जून 2025 को इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लायन शुरू किया। ये एक व्यापक एयर स्ट्राइक अभियान जिसमें F-35 एवं ड्रोन मशीनों के जरिए ईरान के न्यूक्लियर और मिसाइल इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया। यह अभियान सिर्फ सैन्य ठिकानों तक सीमित नहीं रहा, इसका मकसद ईरान के शासन को और उसकी शक्ति संरचनाओं को तकलीफ देना भी था। इजराइल ने स्पष्ट किया कि उनका उद्देश्य केवल परमाणु और मिसाइल क्षमताओं को क्षति पहुंचाना नहीं है, बल्कि ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह खान खमेनी के शासन को अस्थिर करना भी है। अभियान में ड्रोन, साइबर हमले और खुफिया आधारित हत्याएं भी शामिल रही, जिसका मकसद नकारात्मक प्रभाव डालना था। जवाब में ईरान ने लगभग 400 बैलिस्टिक मिसाइलें और सैकड़ों ड्रोन लॉन्च किए। हालांकि इनमें से सिर्फ 20 शहरी इलाकों तक पहुंची, ज्यादातर इंटरसेप्ट हो गई। तेहरान और अन्य ठिकानों पर इजरायली हमलों के जवाब में मिसाइलों की संख्या 200 से घटकर 35 तक आ गई। 19 जून को सरोका में मेडिकल सेंटर में सेजी मिसाइल ने वारदात को अंजाम दिया, जिसमें कम से कम 50 घायल हुए और रासायनिक रिसाव भी हुआ। कुल मिलाकर ईरानी हमलों में लगभग 26 से 24 लोग घायल और कुछ मौतों की सूचना भी है। वहीं ईरानी पक्ष में 400 से 650 से ज्यादा मौतों की पुष्टि हुई है। ये टकराव केवल दो देशों के बीच नहीं है। ईरान की लगभग 2000 मिसाइल स्टॉक पाइल में है। लगभग एक चौथाई मतलब 500 तक का उपयोग गर्म संघर्ष में हो चुका है, जिसमें उसकी क्षमता काफी घट चुकी है। इजराइल ने इजरन के 100 से ज्यादा मिसाइल लॉन्चर और कई डिपो नष्ट किए। जून 2025 में मुसाद ने ईरान में गुप्त ड्रोन बेस स्थापित किए, जहां उसने यूएवीज के जरिए मिसाइल लॉन्चर्स और एयर डिफेंस सिस्टम को भूचलित रूप से निष्क्रिय किया। यह पहले मौके पर इजराइल का ऐसा छुपा हुआ अभियान था। ईरान समर्थित प्रॉक्सी गुट जैसे हिजबुल्लाह, हमास और हुती विद्रोहियों द्वारा हाल के हमलों में संलिप्तता कम रही। कई गुट अपने संसाधन बचाने की कोशिश में है, इन्हें सीधी भूमिकाओं में नजर नहीं आ रहे। ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया ने तेहरान से अपने राजदूतों को वापस बुलाया। संयुक्त अमेरिका ने दावा किया कि वह परोक्ष समर्थन कर रहा है, लेकिन कूटनीतिक रास्ता भी बरकरार रखता है। ट्रंप प्रशासन ने 2 हफ्तों में निर्णय लेने के संकेत दिया कि क्या प्रत्यक्ष हस्तक्षेप किया जाए। यूरोपीय देशों ने ईरान से जीरो एनरिचमेंट पर चर्चा और तत्काल युद्ध विराम पर जोर दिया। लेकिन क्या आपको पता है कि ईरान और इजराइल दोनों 1979 तक एक मित्र देश हुआ करते थे और दोनों मिलकर बाकी मिडिल ईस्ट कंट्रीज से अपने आप को सुरक्षित रखते थे। 1980 के दशक से ईरान और इजराइल के बीच एक शीत युद्ध चल रहा है। 1979 तक ईरान और इजराइल के बीच घनिष्ठ संबंध थे, जो परिधीय सिद्धांत से प्रेरित थे और अरब शक्तियों को दोनों देशों के लिए खतरे के रूप में देखा जाता था। ईरान इराक युद्ध के समय कुछ गुप्त संबंध जारी रहे, लेकिन 1979 की इस्लामी क्रांति के बाद दोनों देशों के बीच औपचारिक संबंध समाप्त हो गए। 1982 में लेबनान पर इजराइल के आक्रमण के समय ईरान ने हिजबुल्लाह को हथियार दिए एवं उन्हें ट्रेनिंग और प्रशिक्षण भी दिया। इसके बाद दक्षिणी लेबनान पर इजराइल के कब्जे की अवधि में ईरान ने वहां के शिया मिलिशिया का समर्थन करना जारी रखा। 1979 से पहले भी ईरान इस्लामवादियों ने सामग्री देकर फिलिस्तीनियों का समर्थन किया था। 1979 के बाद ईरान ने फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन के साथ और बाद में फिलिस्तीनी इस्लामी जिहाद और हमास के साथ संबंध बनाने का प्रयास किया। इजराइल ने फिलिस्तीनियों के साथ गाजा पट्टी में और उसके आसपास कई युद्ध लड़े। 2008, 2009, 2012, 14, 21 और 2023-25 में 1982 का लेबनान युद्ध और गाजा युद्ध अरब इजराइल संघर्ष के सबसे प्रसिद्ध एवं घातक युद्ध रहे हैं। इजराइल लेबनान संघर्ष में ईरान ने लेबनान के शिया मिलिशिया विशेषतः हिजबुल्लाह का समर्थन किया। इसी तरह इजराइल फिलिस्तीनी संघर्ष के ईरान ने हमास जैसे फिलिस्तीनी समूहों का समर्थन किया। इजराइल को संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ साथ जर्मनी, ब्रिटेन और इटली से सैन्य समर्थन प्राप्त हुआ था। इजराइल ने सीरिया में ईरान के सहयोगियों के खिलाफ हवाई हमले भी किए। यह भी संदेश है कि इजराइल ने ईरानी परमाणु वैज्ञानिकों की हत्या की है। 2018 में इजरायली बलों ने सीरिया में ईरानी बलों पर सीधे हमला किया। ईरान इजराइल संघर्ष के लिए विभिन्न कारण दिए गए हैं।
दोनों देशों ने पहले तो बाहरी खतरों को ध्यान में रखकर गर्मजोशी से संबंध बनाए थे, लेकिन 1990 के दशक तक सोवियत संघ भंग हो गया था और इराक कमजोर हो गया था, जिससे इजराइल संबंध पर भी असर पड़ा। ईरानी इस्लामवादियों ने लंबे समय से फिलिस्तीनी लोगों का समर्थन किया है और वो यह मानते हैं कि इजराइल ने फिलिस्तीनियों का उत्पीड़न किया है। विद्वानों का मानना है कि फिलिस्तीनियों का समर्थन करके ईरान सुन्नी और अरबों के बीच अधिक स्वीकृति चाहता है, क्योंकि मध्य पूर्व के अधिकांश लोग सुन्नी और अरब हैं। कई बार ईरान ने फिलिस्तीनियों की दुर्दशा के जवाब में एक राज्य और दो राज्य समाधान का समर्थन भी किया है तथा भड़काऊ भाषण का प्रयोग करते हुए इजराइल के विनाश की भविष्यवाणी की। इजराइल ईरान को अपने अस्तित्व पर संकट के रूप में देखता है, जिसके चलते इजराइल ने ईरान को परमाणु हथियार प्राप्त करने से रोकने के लिए उसके खिलाफ प्रतिबंध और सैन्य कार्रवाई की मांग हमेशा की। 1979 में जब ईरान में इस्लामिक क्रांति हुई, तब से ही इस्लामी गणराज्य ने इजराइल को एक अवैध ज़ायोनिस्ट शासन कहा और उसे मध्य पूर्व में इस्लाम के दुश्मन के रूप में प्रस्तुत किया। इससे पहले शाह के शासनकाल में ईरान और इजराइल के रिश्ते सामान्य थे, लेकिन क्रांति के बाद ईरान की विदेश नीति पूरी तरह से बदल गई और इजराइल उसका वैचारिक, धार्मिक और राजनीतिक दुश्मन बन गए। 2002 में खुलासा हुआ कि ईरान ने गुप्त रूप से अपने परमाणु कार्यक्रम पर काम शुरू कर दिया है। यह खबर अमेरिका और इजराइल के लिए एक बड़े खतरे की घंटी थी। इजराइल की सरकार ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी और साफ कहा, अगर ईरान परमाणु हथियार बनाता है तो वह सीधे हमारे अस्तित्व के लिए खतरा होगा। इसके बाद से ही इजराइल ने ईरान की परमाणु क्षमताओं को रोकने के लिए कई गुप्त ऑपरेशन चलाए। 2010 से लेकर 2020 तक ईरान के कई प्रमुख परमाणु वैज्ञानिकों की हत्या हुई, जैसे मसूद अली मोहम्मदी, मुस्तफा रोशन और मोहेन फखरुजादेही। ईरान ने इन हत्याओं के पीछे इजराइल की खुफिया एजेंसी मुसाद का हाथ बताया। साथ ही 2010 में अमेरिका और इजराइल ने मिलकर स्टक्सनेट नामक साइबर वायरस से ईरान के न्यूक्लियर प्लांट्स को गंभीर नुकसान पहुंचाया। यह युद्ध परंपरागत नहीं था, बल्कि खुफिया और डिजिटल बन चुका था। ईरान ने इजराइल से सीधे टकराव के बजाय प्रॉक्सी ग्रुप्स को समर्थन देना शुरू कर दिया, जैसे हिजबुल्ला, हमास और शिया मिलिशिया। सीरिया और इराक की तरफ से ये गुट अक्सर इजराइल पर रॉकेट लॉन्च करते और जवाब में इजराइल भी सीरिया और गाजा पर एयर स्ट्राइक करता। यह जंग खुलकर नहीं लड़ी जाती, लेकिन दोनों देश एक दूसरे को नुकसान पहुंचाते ही रहते आए हैं। इस लड़ाई में मिसाइलों का विज्ञापन नहीं है, बल्कि भू राजनीति, ऊर्जा सुरक्षा और वैश्विक संतुलन दांव पर है। अगर मध्य पूर्व का यह संतुलन बिगड़ा तो इससे तेल की आपूर्ति, शरणार्थी संकट और विश्व अर्थव्यवस्था प्रभावित हो सकती है। इस संघर्ष के अगले कदम पूरे विश्व के लिए निर्णायक होंगे। हाल ही में आई खबरों में आपने देखा होगा कि अमेरिका के हस्तक्षेप से ऐसा लगता है कि शायद ये युद्ध विराम हो जाए, या शायद दोनों देश इस बात पर राजी हो जाएं कि वहां पर शांति को स्थापित किया जाए। लेकिन एक बार सीज फायर की मांग होने के बावजूद भी ऐसे आसार नहीं दिख रहे हैं कि दोनों देश अभी रुकने को तैयार हैं। लेकिन देखने वाली बात होगी कि यह स्टेटस को बना रहेगा या नहीं बना रहेगा। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी ये वीडियो और आपकी क्या राय है इस टॉपिक पर, आप प्लीज कमेंट करके बताइए। और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।